नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 पे। तो चलिए एक बार फिर से सेशन की शुरुआत की जाए, पढ़ना शुरू किया जाए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हम आगे चलते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दें और हम लोग आगे चलते हैं, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने आने जा रहा है। सभी लोग बहुत ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ अब चीजें देख रही हूँ मैं कि पहले दिन पहली क्लास में एनर्जी थी, दूसरे दिन भी एनर्जी थी, तीसरे दिन से जो डाउन होना शुरू हुए वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो, आपको जरूरी नहीं है कि जब कोई सामने वाला मोटिवेट करे तभी हम मोटिवेटेड रहेंगे। आपको चाहिए कि आप स्वयं से, खुद से एक बेहतर तरीके से माइंडसेट क्लियर रखें कि यार 1 महीना सांस नहीं लेना है। मतलब सांस नहीं लेने के ये मतलब नहीं कि जीना ही नहीं है। 1 महीना ऐसा कि इतनी मेहनत करनी है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो आपकी यहाँ पे इस वाली क्लास में अगर बात करें तो बिहार जी के, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, तीनों ही सेक्शन आपके इकट्ठा कवर होते हैं और हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं 100-150 क्वेश्चन आराम से कर रहे होते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लास डेली करनी है और आपका जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक दिमाग में क्लियर रखना कि थकान नहीं महसूस करनी है, क्योंकि सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है ना। तो बहुत क्लियर होकर के चलेगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के आने से पहले, ये हमारा फॉर्मेट होता है 25-25 क्वेश्चन का और हम लोग बीच में एक एक टॉपिक करते हुए चलते हैं। आज भी एक एक टॉपिक का पूरा वो है और एक एक टॉपिक आप ध्यान रखिएगा कि अब जैसे ऑस्कर हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया और बाकी जो आपके छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं उनको हम लेकर के चलेंगे, तो आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और आपका ये पूरा सेक्शन भी कवर होगा, ठीक है। ऐसा तो बहुत ध्यान से चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बिहार जीके से, लेकिन उससे पहले जिन भी बच्चों के पास टेस्ट प्राइम वगैरह नहीं है और लगातार प्रैक्टिस के लिए वो परेशान है, तो आप टेस्ट प्राइम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी अपने क्या कहते हैं टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट आपको 93-94 रुपीज का मिल जाता है, इससे सस्ता क्या ही चाहिए। ऐसे आपका ये टेस्ट प्राइम है 200-250 रुपए में आपको ये पूरे 1 साल के लिए मिलता है। अथाह टेस्ट सीरीज होती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन में जाकर के एक बार स्टोर विजिट जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन सामने, सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं लगातार। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लगातार शुरू से लेकर के अब तक हम कंटिन्यूस तरीके से आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो बिहार में आप अगर देखें, पेन कहाँ गया, अरे हाथ में ही है, ठीक है। चलो, तो आपसे पूछा है कि बिहार में वनी क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा। आपका जमुई, भभुआ, नवादा या फिर आपके शेखपुरा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए, कोई भी आंसर अगर गलत देते हो तो भी दिक्कत नहीं है। जब तक आप गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे। तो गलती आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आंसर देना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। आंसर क्या है आपका? बी, ठीक है, आंसर आपका बी। लेकिन अब भभुआ जिले के अंतर्गत थोड़ा शामिल होता है, मतलब जिले का पार्ट है आपका भभुआ। आप आंसर क्या देंगे? कैमूर, ठीक है, कैमूर। हमारे बिहार में अगर आप बात करें वन स्थिति रिपोर्ट की, ठीक है, हाँ जी, बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट ये 2021 के अकॉर्डिंग है और 2023 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 2024 के दिसंबर में उसे प्रकाशित किया गया था और ये प्रकाशित होता आपके देहरादून से, ठीक है, देहरादून से, क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान भारत का कहाँ पे है? देहरादून में है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कैमूर क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा आपको वनीय क्षेत्र दिखेंगे। उसके बाद कहाँ पे है? तो उसके बाद है आपके पश्चिम चंपारण में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? तो आपके रोहतास में, ठीक है, आपके रोहतास में। इसे आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक बढ़िया, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? हाँ जी। ऐसे आपसे पूछता है कि सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम कहाँ पे है? तो ये है आपका शेखपुरा। यहाँ पे सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र आपको शेखपुरा में दिखाई पड़ता है। तो सबसे ज्यादा कैमूर, सबसे कम कहाँ पे? शेखपुरा के अंदर, ठीक है। फिर शेखपुरा, अरवल, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, ये आपके कुछ हैं जहाँ पे कम आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री वीपी मंडल जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, जीतनराम मांझी जी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। बताइए। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
सब लोग अपने अपने आंसर को फिक्स करेंगे और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुंदन, विकास, ब्यूटी, बिल्कुल, प्रीति, ओके, मनोहर जी, गुड। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, एकदम सही आंसर है, भोला पासवान शास्त्री जी। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 22 मार्च से लेकर के 1968 में 29 जून, है ना, 29 जून 1968 तक का जो इनका कार्यकाल है वो देखा जाता है। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री के तौर पर ये देखे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बिहार के, वैसे छोटा सा कार्यकाल था इनका, सबसे छोटा कार्यकाल, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 3 बार कहा जाता है कि सीएम पद पर इन्हें बैठाया गया, और यहाँ पर ये 8वें सीएम थे, ठीक है, 8वें सीएम के तौर पर काम किए हैं, ठीक है, 8वें सीएम के तौर पर काम किए हैं। तो यहाँ पे भोला पासवान शास्त्री जी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो आंसर क्या दोगे, आंसर क्या दोगे? इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? चलो मुझे इसका आंसर बताना। 1914 के टाइम पे इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पे ध्यान देना, जीतन राम मांझी जी के बारे में भी है। जीतन राम मांझी जी इस टाइम पे एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं आपके एमएसएमई, तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई मंत्री इस टाइम पे कौन है? तो ये है आपके जीतन राम मांझी जी। और कहा जाता है कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है गया, ठीक है, गया इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे बिहार से हैं और केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो आपसे इनका निर्वाचन क्षेत्र जाहिर सी बात है कि पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट पे इनको नोटिस करते रहती हूँ, ठीक है। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि वज्जिका, वज्जिका भाषा बिहार के किन क्षेत्र में बोली जाती है? आपके छपरा, दरभंगा, वैशाली या पटना, बताओ। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हेलो दुर्गेश जी, कैसे हैं? अपरिचित मैन, क्या बात है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके वैशाली का जो फैलाव क्षेत्र है वज्जिका भाषा का, वो कहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है? तो वज्जिका भाषा का फैलाव क्षेत्र आपको दिखता है वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। लगता है मैंने आंसर बता दिया था क्या? हाँ, वैशाली में, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी इसके बारे में दिखाया था कि यहाँ पर आपके वज्जिका, ठीक है, वज्जिका, वज्जिका भाषा को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वज्जिका का फैलाव क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, वहाँ पर आपके मगधी बोली जाती है, यहाँ पे अंगिका, यहाँ पे आपकी भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। आगे देखें, आपके निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में नियुक्त किया, मतलब डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बिहार की पहली महिला डीएफओ, डीएफओ का क्या मतलब है? आपके डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ये है। तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जैसे वन की रक्षा के लिए नहीं तैनाती होती है वन रक्षकों की, तो उनके अंतर्गत ये लीड करती हैं, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप अगर बात करें तो कौन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ? रुचि, एकदम सही आंसर है। आंसर क्या है आपका? रुचि, है ना। तो रुचि सिंह को नियुक्त किया गया है आपके बिहार में। सबसे पहले आपके पटना डिवीजन के क्षेत्र में, फिर भागलपुर डिवीजन में नियुक्ति की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला 15 जनवरी 2011 को 15 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव, जिसका नाम था कलरव, का आयोजन किस अभ्यारण्य में हुआ था? तो यहाँ पे राज्य पक्षी महोत्सव है, राज्य पक्षी महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। नाम क्या रखा गया है इसका? तो इसे हम कहते हैं आपके कलरव पक्षी महोत्सव, ठीक है, पक्षी महोत्सव। पूछ रहा है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, कहाँ पे? आपके गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य में, नागी पक्षी अभ्यारण्य में, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य में, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य में, बताइए। बहुत बढ़िया, गुड, मेरे शेर, मेरे चीतों, ऐसे ही लगे रहो, बस पेपर होने चाहिए, ठीक है, हाँ जी। तो पेपर के दिन तक हमें डट करके खड़े होना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास ऐसी नहीं कि पहला पेपर होगा खत्म कर देंगे, नहीं, जितने पेपर चलेंगे उतने पेपर के दिन तक आपका पेपर चलेगा, यानी कि
3/8/2025, ठीक है, 3/8/2025 को आपका आखिरी पेपर है। तो 3/8/2025 के सुबह सुबह तक ये क्लास आपको दिखेगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं पूरे टाइम आपके लिए हूँ ऐसा। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? तो ये आंसर आपका नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है आपके जमुई में, ठीक है, कहाँ पे? जमुई में। इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो हमारे बिहार में नहीं, ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे आपके कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पे है? तो कांवर झील ये पड़ता है आपके बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में। इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक के विसर्ग से निर्माण होता है कांवर झील का। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कुशेश्वर स्थान झील आपको क्या लगता है कहाँ पे पड़ता है? कुशेश्वर स्थान जल्दी बताओ। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसी क्लास के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी, उसमें क्लिक करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जितनी भी क्लास हुई सबकी पीडीएफ वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुशेश्वर स्थान पड़ता है आपके दरभंगा में, ठीक है, आपके दरभंगा में, ठीक है। चलो, तो ऐसे आपसे बिहार के कुछ जितने भी प्रसिद्ध झीलें हैं उनके लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखें। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला, इसमें आपका कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, या फिर एक से अधिक आंसर हो सकता है, पांचवा छठवा भी हो सकता है, बताइए। गुड मॉर्निंग पल्लो, गुड मॉर्निंग आदि, यदुवंशी जी, सुमन, कुंजन, सुंजन सुंजन प्रिया, हेलो ट्रिपल आर, बहुत दिनों बाद, कहाँ रहते हो यार, ठीक है। चलो, ओके विकी, चलो यहाँ पे बताओ जी आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका पहला, ना कि दूसरा, ठीक है। हाँ जी, तो ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार हमारा पहला राज्य है, ठीक है। हाँ हाँ, ये लीजिए, थैंक यू मैम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पहला राज्य है हमारा बिहार। अभी ग्रीन बजट होता क्या है? ग्रीन बजट होता है जहाँ पे आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक मोटा अमाउंट होता है आपके बजट का, टोटल बजट का एक छोटा हिस्सा जो आप सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, उसे आप कहते हैं ग्रीन बजट, ठीक है, उसे आप कहते हैं ग्रीन बजट। इसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिहार हमारा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। 2025 में ग्रीन बजट को किसने पेश किया है? तो 2025 में पेश किया है राजस्थान ने, ठीक है, राजस्थान ने। भारत की पहली नगर निगम जिसने ग्रीन बजट पेश किया है इस बार 2025 में, तो आपके अहमदाबाद नगर निगम है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला कौन सा है भारत का? तो ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला जिला कौन सा है भारत का? तो वो बना है इंदौर, ठीक है, इंदौर। ग्रीन बॉन्ड भी वैसे होता है जैसा कि ग्रीन बजट, बस ये है कि ग्रीन बजट हम कह रहे हैं जिस टाइम पे बजट सत्र के दौरान, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान जिस टाइम बजट पेश हो रहा है उस टाइम पे ग्रीन बजट यानी कि अपने ही बजट में एक हिस्सा जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हो जारी किया गया हो। ग्रीन बॉन्ड ये किसी भी टाइम पे भी जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है या फिर वहाँ के जो नगर निगम होती है वो जारी कर सकती हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है, बाकी बात वही है। ये पर्टिकुलर एक पैसा फिक्स रखते हैं जिससे वो पर्यावरण को ग्रोथ दे सके अपने क्षेत्र में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात सिंपल सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला, इसमें आपका देखिए सर, ये मेरी चुनरी कहाँ है, मार देंगे अभी, ठीक है। चलो, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ पे हो रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, कहाँ पे? फटाफट बताइए। सारे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, सिंगल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने ना पढ़ाया हो। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फटाफट तरीके से, ठीक है। चलिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी है? मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट अगर कोई अच्छी तैयारी कर रहा है तो देखो, सुबह उसको मतलब मैं रात के सोने से शुरू करती हूँ। आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए, है ना। आपको एक लंबी स्लीप पे जाना चाहिए और गहरी नींद लेना चाहिए, ठीक है। गहरी नींद तब आएगी जब आप क्या करेंगे, जब आप शाम में 7 बजे से लेकर के 10 बजे का जो टाइम है, 7 से 10 का बीच में बस आधे घंटे उठना है आपको। इसमें इन दोनों के बीच में मात्र आधे घंटे उठना है, बाकी आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट देना है।
शाम में एक टेस्ट लगाना कंपलसरी है और जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसका रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। सुबह अगर आप बात करें तो 5 बजे सफिशिएंट होगा। 5 AM उठिए, सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जैसे कि दौड़ना, फेंकना, आपको कूदना, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपको देखना मिलेगा। तो आपके 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का ये पूरा 1 घंटा आपको फिजिकल एक्सरसाइज में करना है। और उसके बाद 6 बजे या 6:30 बजे, ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे, क्योंकि आप घर आएंगे, फिर नहाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, ये सारी चीजें, फिर आप पढ़ने बैठेंगे, या फिर आप 7 भी बजा सकते हैं, 1 घंटा सफिशिएंट होगा। उसके बाद जो आप पढ़ने बैठे ना, तो 3-4 घंटा जम के पढ़िए। उसके बाद उठिए, 2-3 घंटे मस्त रेस्ट करिए, घूमिए फिरिए, लोगों से बात करिए, सबको बताइए कि आप नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दोपहर में आइए, खाना खाइए और एक टेस्ट लगाइए, सो जाइए थोड़ी देर, फिर शाम में उठिए, फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब इस तरीके से आप ना फिजिकल की तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों इकट्ठा करेंगे। इतना खतरनाक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिन रात लगे हैं, किताब खोल करके बैठे हो, दिमाग में नहीं जा रहा को 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा पढ़िए कि पूरा वो टाइम आपके दिमाग जो है वो किताबों में घुसा रहे। ऐसा मतलब आप बहुत सुपर एक्टिव होकर के पढ़ रहे हो, आपकी 3 घंटे की पढ़ाई लोगों के 6 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो, ऐसा। तो मतलब पूरे ध्यान से पढ़िए, आपको ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, है ना, ऐसा फोन को किनारे रख करके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा, अगला ये वाला देखो। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, तो आंसर आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। हाँ भी, यहाँ पे आंसर आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रही बात सिंपल सी। आगे देखें, इसमें आपका कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अभी बिहार पुलिस ने 2-3 और भी चीजें लॉन्च की हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ऑपरेशन लंगड़ा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप ध्यान देना, आपके ऑपरेशन लंगड़ा, है ना, ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत की है। ऑपरेशन लंगड़ा किस लिए बिहार पुलिस ने शुरू किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, लूट और बाकी अन्य चीजें करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, है ना, उनको पकड़ने के लिए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। मतलब आपराधिक जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसके बाद ऐसी एक ऑपरेशन @75 ये 2024 में शुरू हुआ था, बिहार पुलिस ने शुरू किया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी FIR दर्ज होती है तो 75 दिनों के अंदर पुलिस को बताना होगा कि कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। ऐसे अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान। यहाँ पे हो क्या रहा था, बैंकों से ना फर्जी तरीके से लोन लिए जा रहे थे, और वो लोन जो ले रहा है उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बाद में गायब हो जा रहा है, या फिर किसी दूसरे को लोन दिला करके पैसा खुद हड़प के गायब हो जा रहा है, ऐसे। तो जो फर्जी लोन की दिक्कत चल रही थी ना राज्य में, तो उसके लिए उन लोगों को पकड़ने के लिए, गिरोह को कि जो ऐसा कार्य कर रहे थे, उसके लिए ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन 75 बिहार में FIR जितने दर्ज हो रहे थे उनकी रिपोर्ट के लिए, और ऑपरेशन लंगड़ा जो आपराधिक गतिविधियों में लोग थे उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर महिलाओं की सहायता के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा था, तो एप्लीकेशन कोई और नहीं, ये है आपका पुलिस दीदी, ठीक है, पुलिस दीदी, इसकी शुरुआत की जा रही थी, ठीक है। चलिए अगला आपका कॉम्फिट का ब्रांड नेम क्या है, कॉम्फिट का ब्रांड नेम क्या है, ठीक है, बताओ, कॉम्फिट का ब्रांड नेम क्या है। हाँ, फालतू बात नहीं, पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। तो ये है आपकी सुधा। हमारे बिहार में जो मिल्क का क्या कहते हैं सर्कुलेशन है वो होता है आपके सुधा के नाम से, ठीक है, सुधा के नाम से। यानी कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो मिल्क ब्रांड है वो चलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में आपके सांची चलता है, वैसे ही बिहार में सुधा नाम का जो मिल्क पैकेट है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आपके सुधा, ठीक है, सुधा। भारत की सबसे बड़ी जो मिल्क ब्रांड कंपनी है वो कौन सी है, अमूल। अमूल का कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कहाँ पे स्थापित है, तो स्थापित है आपके गुजरात में, ठीक है, आपके गुजरात में, इसे ध्यान रखना। और इसकी स्थापना 1947 के टाइम पे ही हो गई थी, ठीक है, हो गई थी, इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे बिहार में जैसे
कॉम्फर्ट ब्रांड का नाम, कॉम्फर्ट ब्रांड से सुधा मिल्क सर्कुलेट होता है। तो राज्य बिहार राज्य दुग्ध क्या कहते हैं उसको, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ के अंतर्गत इसको देखा जाता है। ठीक है, इसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका, अच्छा यहाँ पे ना ध्यान देना, नेस्ले, नेस्ले कंपनी कहाँ की है, तो नेस्ले भारत की कंपनी नहीं है, नेस्ले कंपनी है आपके स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड की। वहीं अब अगर आप हॉर्लिक्स की बात करेंगे तो हॉर्लिक्स नहीं, बूस्ट द पावर ऑफ कैसे करके जो टैगलाइन चलती थी, बूस्ट द पावर ऑफ एनर्जी ऐसे करके, बूस्ट द एनर्जी ऑफ पावर ऐसे करके जो भी है। तो यहाँ पे हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स ये आपने इसका प्रचार खूब देखा होगा, बच्चे पीते हैं, चॉकलेट वॉकलेट बहुत सारे आते हैं ये। तो ये जो हॉर्लिक्स है कहाँ की कंपनी है, तो ये आपके ब्रिटेन की कंपनी। ठीक है, ये ब्रिटेन की कंपनी है। तो नेस्ले स्विट्जरलैंड की, हॉर्लिक्स ब्रिटेन की। ठीक है, चलिए आगे देखें, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं, तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भविष्य में सबसे बड़ा जो क्षेत्र होगा आपके क्या कहते हैं मार्केटिंग का। ठीक है, हाँ जी, या फिर खाद्यान्नों के क्षेत्र में अगर आप बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली हैं। और हमारे बिहार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान। ठीक है, चिराग पासवान ये मंत्री हैं। 3 प्रकार से हम अगर बिहार में देखें तो हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संचालित करते हैं। पहला है आपके मिल्क प्रोडक्ट, है ना, आपके मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा दूसरा होता है आपके जो फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट यानी कि फलों का उपयोग करके जो जूस बनती है, जेली बनती है, आपके जो भी फ्रूट्स को हम नहीं वो कर देते हैं, डिब्बों में पैक कर देते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर देते हैं, इस तरीके से। तो फूड प्रोडक्ट। और तीसरी है सब्जियां, है ना, तीसरी है सब्जियां। तो सब्जियों का भी इस्तेमाल हम फूड प्रोसेसिंग में कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी, जैसे मिर्ची का अचार हो गया, आप आम का अचार देखते हैं, आम फल के अंतर्गत काउंट हो जाता है। इसके अलावा आप मिर्ची, आम, और आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको पैक करके लंबे समय स्टोर करके और फिर सेंड कर दिया जाता है दूसरे क्षेत्रों में, तो ये फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपके बिहार में 3 ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है जिन पे ज्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे आप मांस के क्षेत्र को देख सकते हैं, मांस फूड प्रोसेसिंग का भी जो प्रोसेस से चल रहा है, मांस को सुरक्षित करके लंबे समय तक स्टोर किया जा रहा है ना। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे वैसे इसी में ज्यादा काम चल रहा है इन तीनों ऊपर, बाकी इसको छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। आगे देखें, आप इसको बड़े ही आसानी समझ सकते हैं। जैसे सब्जियों को फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो आपने फ्रोजन मटर देखे होंगे। अचानक से आपको बिना मटर वाले सीजन के मन करता है कि आप मटर पनीर खाएं, तो दुकान से खरीद करके ले आते हैं फ्रोजन मटर, जो फ्रिज में रहता है दुकान में, आप उस मटर को ले आते हैं घर में, आसानी से उबाल करके खाते हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही काउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला आपका बिहार में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ था, 1921, 1922, 1923 या 1924? मैंने आपको पहले बता रखा है, सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि भारत में, ठीक है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना, ठीक है, सीमेंट कारखाना ये कहां पर और कब स्थापित किया गया था, जल्दी बताओ फटाफट। अजी ओके, उन्नीस 1921। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हुई ना बात, मतलब देख कर के समझ में आ रहा है कि बच्चे एकदम कायदे से लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, देखिए एकदम सही है कि आंसर क्या है आपका 1921। बहुत अच्छे, किंग आरा जिला, गजब भैया, मतलब यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे आपके भारत में पहला जब सीमेंट कारखाना की बात करें तो ये 1904 का टाइम था और चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, हाँ जी। अगर आप बिहार में बात करें तो 1921 का ये टाइम है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में, है ना, विश्व में सीमेंट कारखाना, ठीक है, सीमेंट कारखाना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरू हुआ है आपके ब्रिटेन से, और ये 1824 का टाइम था। ठीक है, 1824 का टाइम था, जैसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप देखें तो सीमेंट कारखाना के लिए 1921 का टाइम तो ठीक है, कहाँ पर, रोहतास के अंदर। ठीक है, रोहतास के
अंदर, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात सिंपल सी, इसे पोर्टलैंड सीमेंट कारखाना, ठीक है, सीमेंट कारखाना के नाम से जाना जाता था, पोर्टलैंड सीमेंट कारखाना। ऐसे हमारे बिहार में रोहतास के अंतर्गत ही एक क्षेत्र है डालमिया, है ना, डालमिया नगर अपने सीमेंट कारखानों के लिए भी काफी मशहूर माना जाता है। सबसे ज्यादा सीमेंट का बिहार में प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो आपके डालमिया यहीं पर होता है। आपसे पूछा जाता है कि डालमिया की स्थापना, डालमिया सीमेंट प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1938-39 के टाइम पे स्थापित हुआ था। लेकिन सबसे पहले जो पोर्टलैंड सीमेंट कारखाना ना, ये 1921 के टाइम पे, उसके बाद ये स्थापित हुआ था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जय दयाल डालमिया, इनके नाम पर डालमिया सीमेंट प्लांट की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। ये हुई ना बात, मतलब ऐसे ऐसे आंसर देना चाहिए, बहुत बढ़िया, गुड। ये देख के अच्छा लगा मुझे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला आंसर, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इसमें आपका कि बिहार में पहला सीमेंट कारखाना, तो यहाँ पे आप डालमिया को देख सकते हैं, है ना, डालमिया को देख सकते हैं, ये आपका ये रहा, ठीक है, 1938-39 का टाइम था। और हाँ, सीमेंट के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो है चूना, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे चूना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन, ठीक है, बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन बिहार के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा होता है, कौन बताएगा? चूना पत्थर का उत्पादन बिहार के किन जिलों में ज्यादा होता है? आपके पास मात्र 1 मिनट का टाइम है। हाँ, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर कैमूर, मुंगेर और रोहतास, ठीक है, रोहतास, ठीक। अब भैया प्लांट वहीं स्थापित होंगे ना जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता होगी। तो रोहतास के अंदर चूने का भंडार काफी बड़े अमाउंट में मौजूद है। उसके अलावा कैमूर में भी चूने के जो भंडार है बिहार में काफी बड़े अमाउंट में है। मुंगेर में फिर उसके बाद पड़ता है। तो रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो चूने पत्थर के उत्पादन के लिए बिहार में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। डालमिया आपके यहाँ पे है तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अगला आपका ये वाला कि बिहार के किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर क्या करेगा? लोगों की गिनती कि भैया कितने लोग हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, तब ना हमको पता चलता है कि भैया हमारे बिहार की जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या घनत्व, ठीक है, राज्य में सबसे ज्यादा है आपके 1106, ठीक है, 1106 ऐसे। तो यहाँ पे बिहार के किस स्थान पे पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना की जा रही है? कहाँ पे होगा? पटना, आहा, तो यहाँ पर आपका पटना एकदम सही आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखें, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 2025 में जो अभी नई रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा 3 क्षेत्रों में फोकस किया गया है। पहला है कृषि, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा अगर आप बात करें तो औद्योगिकीकरण, ठीक है, हाँ जी। तो 3 क्षेत्र मेजर थे। तो इसमें अगर आप देखें तो 33% आरक्षण की घोषणा की गई है आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बिहार पुलिस में अगर आप देखें तो उसमें भी आपके 25 से लेकर के 33% के आरक्षण की बात रखी गई है, ठीक है। ऐसे आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर है? ठीक है, बताओ। अब इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि निरंजना नदी कौन सी है, उसके बाद तट डिसाइड करेंगे ना, आपके बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तनम, बताइए। बच्चे सी आंसर भी दे रहे हैं, अच्छा बेटा, सी, पक्का सी। बोध गया एकदम सही आंसर है। यहाँ पर आंसर क्या है आपका? बोध गया एकदम सही आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अभी बोध गया में बौद्ध धर्म से समर्पित एक बौद्ध आध्यात्मिक केंद्र की भी स्थापना कहाँ पे हो रही है? बोध गया। निरंजना नदी वर्तमान आपकी जो फल्गु नदी है वो, ठीक है, फल्गु नदी है वो, इसी नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उन्हें कहा गया क्या कहते हैं, ये क्षेत्र कहलाया बोध गया, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपसे कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम, इनके बारे में पूछा जाता है। ऋषिपत्तनम सारनाथ, जहाँ पे पहला उपदेश दिया था, ठीक है, हाँ जी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसमें आंसर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपके मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज या फिर आपके चंपा, इनमें से कोई नहीं। हम्म, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? गिरिव्रज, आपके राजगृह। फिर यहाँ से राजधानी ट्रांसफर करके कहाँ? आपके पटना, ठीक है, पटना या पाटलिपुत्र आपके ही ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला है आपका कि कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था? तो अंग्रेजों का तख्ता पलट कहाँ पे किया था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था शाहाबाद के क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ पे? शाहाबाद के क्षेत्र में, यहाँ पर उन्होंने तख्ता पलट किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन ये मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी थे, तो धार्मिक जो भावना होती है ना, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, एक तरीके से मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। तो इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो ये कोई और नहीं, ये क्षेत्र आपका पटना, ठीक है, पटना। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था, बताओ? भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर या फिर आपका किशनगंज? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? आंसर डी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर डी एकदम सही है, समस्तीपुर, जिसे आप पूषा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, कृषि विश्वविद्यालय। देखो 1905 में हमारे बिहार के अंदर 1905 में बिहार के अंदर ये जो कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1905 में स्थापित हुआ था। उसके बाद 1970 के दशक में जाकर के फिर इसका जो निर्माण है वो होता है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के रूप में, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आंसर क्या है? समस्तीपुर। और बिहार के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र हैं, जो भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं, वो जुड़े होते हैं समस्तीपुर से। जैसे मैंने एक दिन पढ़ाया था कि बिहार में मछली पालन का जो सेंटर है वो ओपन किया गया है और वो समस्तीपुर पूसा यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ऐसा। तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका, बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है, कहाँ पर उपस्थित है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप ये कहाँ पे पड़ता है, बताओ? हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बिहार सरकार पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया, कहाँ पे है? तो कहीं और नहीं पड़ता, आपके पूर्वी चंपारण में, ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में ये केसरिया स्तूप उपस्थित है। और देखो, कोई भी राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा क्यों देती है? पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देती है क्योंकि जब भी कोई दूसरा या बाहरी व्यक्ति उस राज्य में आता है, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो कोई विदेशी व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर मान लीजिए कि कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति बिहार में घूमने के लिए आता है, तो अपने घर से निकलने से लेकर के जब तक कि वो दोबारा अपने घर रिटर्न नहीं हो जाता, तब तक लगातार वो पैसे खर्च कर रहा होता है ना, गाड़ी में, खाने में, रुकने में, आने में, जाने में, हर जगह। तो कहीं ना कहीं ये पैसों का फ्लो बढ़ता है
और किसी भी स्टेट में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो उस स्टेट में आप ठहरना, खाना पीना सब करते हैं, जिस कारण से वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए भारत दूसरे दूसरे देशों को इन्वाइट करता है, आइए ना एक बार बिहार घूम लीजिए, आइए ना एक बार भारत घूम लीजिए, ताजमहल दिखा देते हैं और दो चार जगह जगह फोटो दिखा देते हैं, मुंबई की दो चार चीज़ें दिखा देते हैं, तो लोग आकर्षित होकर के आते हैं, पैसा दे के जाते हैं, ठीक है ऐसा। तो बिहार में भी पर्यटन का काफ़ी बड़ा केंद्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पौराणिक आध्यात्मिक चीज़ें जिनको आकर्षित कर सकते हैं हम लोगों को, ठीक है ऐसा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपके नालंदा में, भागलपुर में, पश्चिम चंपारण या फिर आपके पूर्वी चंपारण। बात हो रही किसकी? वाल्मीकि की, ठीक है बताइए। अच्छा जी, ओके बहुत बढ़िया। तो 898.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? आंसर आ रहा है सी, ओके। तो यहाँ पर आंसर आपका सी एकदम सही है, आपका पश्चिम चंपारण, ठीक है पश्चिम चंपारण। वैसे टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी शामिल है, और अभी लगातार आपके क्या कहते हैं, बिग कैट अलायंस है ना, बिग कैट अलायंस ये चर्चा का विषय है, इस पे पकड़ रखनी है। आपके जितने भी जानवरों से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपके वन्य जीवों के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट कछुआ, प्रोजेक्ट गिद्ध, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, इन सब में आपको नजर रखनी। मैंने करा रखे हैं क्वेश्चन, पहली दूसरी क्लास देखी, उसी में मैंने रिविजन करा रखा है क्वेश्चन का। ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट से संबंधित, जैसे अभी COP30 की बैठक, COP30 बैठक कहाँ चल रही है? ब्राजील में। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहते हैं, तो फिर तो आपकी ये वाली बात है। ऐसे ही टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे हम, तो भारत में अभी 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें अभी 59 नंबर का घोषित करने की तैयारी चल रही है कैमूर को, ठीक है कैमूर को। तो ये कैमूर आपके चर्चा में है, बिहार का 59 नंबर का घोषित हो सकता है, हुआ नहीं है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे इसको पकड़ में बनाए रखिएगा, ठीक है हाँ जी। तो बिहार में इकलौता भी यही है, वाल्मीकि वाला, ठीक है। चलो, भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पर बनाई जा रही है? अब तो बन चुकी है। तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, बिहार, उड़ीसा। इसका आंसर देना आसान होगा, लेकिन आपको बताना है कि अगर इसका आंसर बिहार है तो बिहार में कहाँ, ठीक है बिहार में कहाँ। तो डॉल्फिन वेधशाला बिहार में कहाँ बनी है बताओ? ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हाँ गुड मेरे शेरो, गुड बहुत बढ़िया। ये हुई ना, मतलब ये एनर्जी यहाँ तक फील होती है, मुझे समझ में आता है बच्चे मेरे एकदम पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, खुश रहो। हाँ जी, कैमूर में आदित्य आप पीटेंगे अभी, है ना। तो आंसर क्या है? पटना। अब यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है ये अभी लगातार 2024 से 25 के बीच में चर्चा का विषय है ये। अगर आपसे रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए, वेधशाला पूछी जाए, आपके ऑब्जर्वेटरी क्या कहते हैं जो सेंटर है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है पटना के अंदर, है ना। डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉल्फिन वेधशाला दोनों आपके पटना, एक ही है, पटना में उपस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है हाँ जी, डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पड़ता आपके भागलपुर में, ठीक है भागलपुर में। नाम क्या है? विक्रमशिला, ठीक है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भागलपुर, तो ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना है। रिसर्च में हम पटना जाएंगे और घूमने के लिए जाएंगे भागलपुर, ठीक है। चलो अगला क्या है, ये वाला, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 23 मई 2005, 7 मई 2005, 23 मार्च 2005 या फिर 7 मार्च 2005 को, ठीक है हाँ जी। तो यहाँ पर आपके 2005 ये टाइम था। अब यहाँ पे देखिए बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है 8 बार। पहली बार हुआ था 1968 29 जून को, 26 फरवरी 1969 तक ये चला था। नित्यानंद कानून को उस टाइम पे तत्कालीन राज्यपाल थे। जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है सारी शक्तियां चली जाती है राज्यपाल के पास, तो मुख्यमंत्री नहीं पूछता, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया जैसे राज्यपाल है ना, कि पहले राष्ट्रपति शासन के टाइम राज्यपाल कौन थे, ऐसे मुख्यमंत्री भी पूछ लेता है। लेकिन ये आपके PCS वगैरह, जैसे आप BPSC वगैरह देने जाओगे
वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, दूसरी बार आपके 4 जुलाई 1969 से 1970 तक लगा था नित्यानंद कानून को कई टाइम पे। उसके बाद 1972 से आपके 9 जनवरी से 19 मार्च 1972 में हुआ था। फिर आपके 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। ठीक है, इसके बाद आखिरी था आपके 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। ठीक है, 2005 तक। यहाँ पर ये 8 को तो आप देख सकते हैं, राज्यपाल वगैरह सब कुछ मेंशन है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये वाला, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब? 1969 में 15 दिन के लिए, 1968 में 6 दिन के लिए, 1995 में 7 दिन के लिए, या फिर 1999 में 1 माह के लिए। तो सबसे कम जो राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट हुआ था वो हुआ था आपके यहाँ पर 1995 में मात्र 7 दिन के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने जानबूझ के इसको टिक नहीं किया है ना, तो यहाँ पर आपके 1995 में मात्र 7 दिन के लिए। ठीक है, 7 दिन के लिए 28 मार्च से 5 अप्रैल तक इसको शुरू किया गया था। हाँ ठीक है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, तो इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें थी आपके यहाँ पे बिहार जीके को लेकर के। अब फटाफट एक टॉपिक का रिवीजन कर देते हैं। अगर आपने फटाफट ये सारे टॉपिक कर लिए, तब चलते हैं आपके खेलो इंडिया यूथ गेम की तरफ, जो अभी 2025 में बिहार के अंदर हुए हैं। कहाँ पे? तो ये हुआ है बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है हमारे बिहार में, 7th एडिशन था। और क्वेश्चन नो डाउट आपसे पूछे जाएंगे, टॉप 15 क्वेश्चन, मात्र 15 क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन करने खुद कौन पहुंचे थे? तो ये थे आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। कहां पर? तो यहाँ पे पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपके पटना में ही पहुंचे थे। ठीक है, ध्यान रखना। और उसी टाइम पे मधुबनी पेंटिंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो अभी मैंने कहा खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ है? हमारे बिहार में, पटना के अंदर। 5 जिले शामिल किए गए थे। ठीक है, आगे देखें, आपके खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कितने शहरों में किया गया था? तो बिहार के अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके 5 से 6 शहर, पटना को इंक्लूड करके 6 शहर शामिल थे। ठीक है, चलो इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर का नाम, जिसे आप क्या कहते हैं? मैस्कट। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कट क्या रखा गया था? तो मैस्कट रखा गया है गज सिंह। ठीक है, गज सिंह मतलब एक शेर है और उसकी नाक में सूंड है। ठीक है, ऐसा, तो वो हाथी और शेर का प्रतीक है। आप बिहार में कोई भी बड़ा, आप बिहार का लोगो ही देख लीजिए, बिहार के लोगों में आपको शेर और हाथी दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, इसीलिए बिहार में गज सिंह ये मैस्कट रखा गया था। ठीक है, गुड। आगे देखें, मैस्कट। हाँ, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपके बिहार और दिल्ली में। दिल्ली के अंदर आपका जो शूटिंग रेंज है और ट्रैक इवेंट जो प्रतियोगिता होती है वो यहाँ पे हुई है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें, खेलो इंडिया 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम की क्लोजिंग सेरेमनी किस शहर में हुई थी? तो वो गाना सुने हो कि मेरे प्यार की उम्र हुई इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, बोला भी नहीं जा रहा है ना तो यहाँ पे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम की क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, अगर इसकी बात करें तो आपका क्षेत्र है पटना, इसीलिए गाना गा रहे थे कि मेरे प्यार की उम्र हुई इतनी सनम। ठीक है, हाँ जी, तो आपके पटना यहीं पर शुरू हुआ था, यहीं पर खत्म हुआ है। ठीक है, चलो इसके अलावा किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान बनाया? तो यहाँ पे पूछा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा। एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फटाफट बताइए। और ये ऐसा नहीं समझना हल्के में कि नहीं पूछेगा, भैया पूछेगा, कंफर्म पूछेगा। एक तो बिहार में हुआ इसलिए ज्यादा पूछेगा। ठीक है, बताओ। पानी पी लें, हाँ याद दिला दिए। एक तो नया बॉटल खरीदे हैं कि हम इसी बॉटल में पानी लेके जाएंगे और यहीं पे पियेंगे ऐसा। ठीक है, चलेंगे। महाराष्ट्र, गजब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? महाराष्ट्र, एकदम सही आंसर है। पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे राजस्थान है,
बिहार की जो रैंक है वो है 15वीं। मैंने बार बार इसे रिपीट किया है, बिहार हमारा 15वें पे है, झारखंड है 14th नंबर पे। ठीक है, झारखंड है 14th नंबर पे। गुड, खुश रहो। आगे देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते हैं? टोटल कितने पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने? तो महाराष्ट्र ने 158 पदक हैं जो अपने नाम किए हैं। ठीक है, अपने नाम किए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के कितने खेलों का आयोजन बिहार में हुआ है? तो बिहार में करीबन आप अगर देखें तो यहाँ पर आपके 24 खेल हैं जो कि बिहार में आयोजित हुए थे, इक्का दुक्का है जो कि दिल्ली में हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम में कुछ नए गेम शामिल होते हैं। इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम में जो बिहार में हुआ है उसमें शामिल हुआ है ई स्पोर्ट्स। ठीक है, हाँ जी, ई स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता शामिल हुई है, यानी कि डिजिटल गेमिंग की प्रतियोगिता शामिल हुई है पहली बार। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा योग को भी खेल के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ऐसा बिहार में। आगे देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के कितने खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ है? तो यहाँ पर आपकी कितने खेल प्रतियोगिता हुई है? तो यहाँ पर आपके 3 खेल हैं जो कि दिल्ली में हुए हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे अगर आप देखें 3, तो 24, 25, 26, 27, टोटल 27 से 28 गेम थे, ई स्पोर्ट्स शामिल था। आगे देखें, आपके हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार हमारा 15वें नंबर पे है। ठीक है, बिहार हमारा 15वें नंबर पे है। वेरी नाइस। खेलो इंडिया यूथ गेम में कितनी आयु तक के युवा पार्टिसिपेट करते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके खेलो इंडिया यूथ गेम, पहले आप इसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जानते थे, है ना। पहले से खेलो इंडिया स्कूल गेम कहते थे। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया था। मैंने आपको पूरी डिटेल से बताई थी चीजें, इसके ऊपर अलग से सेशन भी लिया था मैंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू का, वहां पर मैंने सारी चीजें आपको मेंशन की थी। और यहाँ पर आप देखें तो स्कूल गेम से इसकी शुरुआत हुई है, खेलो इंडिया यूथ गेम की। तो स्कूलों में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना बच्चे, वो यहाँ पर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर मिनिमम आयु होती है 21 वर्ष की। ठीक है, 21 वर्ष की, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम बदल करके किस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था? तो अभी मैंने बता ही दिया, टाइम था आपके 2019 का। इस टाइम पे खेलो इंडिया स्कूल गेम का नाम खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। तो पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम, फिर आया खेलो इंडिया यूथ गेम, फिर आया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसके बाद आता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम, है ना, खेलो इंडिया विंटर्स गेम। इसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये अलग अलग प्रकार के खेलो इंडिया गेम है जो भारत में आयोजित होते हैं। अब ये बंद हो चुका है, बाकी ये 3 हम ज्यादा देखते हैं। हर बार खेलो इंडिया विंटर्स गेम आयोजित होते हैं लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये वाला कि खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पे है? तब क्वेश्चन आपने देख ही लिया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन, फिर टॉपिक चेंज होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये हर साल होते हैं। ठीक है, हर साल होते हैं। तो ये हर 1 साल के अंतराल में होता है। अब 2025 में हुआ है तो 2026 में फिर होगा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 साल में होता है। ठीक, हाँ जी। तो ये पहले हमने बिहार जी के क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने खेलो इंडिया यूथ गेम एक टॉपिक कर लिया। अब हम चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। सब लोग अपनी कमर कस के रखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए तैयार? बढ़िया, आगे चले, पहले क्वेश्चन को शुरू करें। बता दीजिए, लगना चाहिए कि हाँ तैयार हैं, बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। ये रही बात। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सामने है। पहला क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऐसे आपसे पूछा जाएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हाँ जी। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन, के राधाकृष्णन, विक्रम साराभाई, आपके कृष्ण स्वामी, कस्तूरी रंगन। अच्छा, के कस्तूरी रंगन जी का भी निधन भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, वो पूछेगा। ठीक है, पूछेगा। तो यहाँ पे आंसर ये नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, ये पूछ सकता है आपसे, और है ना, पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, बताओ। सी, सी, ओके। जितने लोगों का आंसर गलत होगा कान पकड़ के बैठिएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आंसर आपका सी एकदम सही है, विक्रम साराभाई एकदम सही है। वर्तमान कौन है? वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन, ये आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनसे जस्ट पहले कौन थे?
एस सोमनाथ, एस सोमनाथ अगर पूछा जाए, अगर यहाँ बात चल रही है पहले की, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये, तो ये बने हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष, और एस सोमनाथ जी थे 10वें नंबर के अध्यक्ष, ठीक है, 10वें नंबर के अध्यक्ष, ठीक है। चलो इनसे जस्ट पहले कौन थे, के सिवान, है ना, के सिवान, वो 9वें नंबर के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनके टाइम पे हुआ था चंद्रयान 2, इनके टाइम पे हुआ चंद्रयान 3, और ये लॉन्च करेंगे चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4। आगे चलें तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, विक्रम साराभाई, MGK मेनन, इसके अलावा सतीश धवन तीसरे थे, चौथे नंबर पे ये है के कस्तूरी रंगन जी, 5वें नंबर पे इसरो के अध्यक्ष थे। फिर आते हैं आपके के सिवान 10वें नहीं, के सिवान नहीं 10वें, 11वें नंबर पे आते हैं आपके एस सोमनाथ, नहीं 11वें नंबर पे वी नारायण है, 10वें नंबर पे वो थे। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक 12वें वो बन चुके हैं, 11वें नंबर पे एस सोमनाथ थे। एक बार चेक करना, रैंकिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, बट ये पूरी ऑथेंटिक लिस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये 22 जनवरी 2015 का टाइम था जब शुरू हुआ था। बताओ कैसी याद है, बर्थडे आता है मेरा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चलो, तो यहाँ पे आपके कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, लाइक PM स्वनिधि योजना 2020 में शुरू हुई, नई शिक्षा नीति 2020 की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लिखते हैं। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे NEP 20, तो आप ध्यान रखिएगा 2020 में, और इस टाइम पे के कस्तूरी रंगन जी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। हाँ जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान आपके 12 मई 2020 की शुरुआत है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आपकी 28 अप्रैल 2020 की शुरुआत है। आरोग्य सेतु योजना जो कि अभी लगातार चर्चा में है, दिल्ली, पुदुचेरी और बाकी अन्य राज्यों में, यहाँ पे आपके 2020 की शुरुआत है। ऐसे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं तो 2020 की शुरुआत है। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमें बिहार की योजना भी पढ़नी अलग से। आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला, हाँ ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है आपके, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, बिहार, बहुत अच्छे, गुजरात, एकदम सही आंसर है। और कांडला पोर्ट का नाम क्या रखा गया है, जल्दी बताओ। कांडला पोर्ट, गुजरात में ध्यान रखना 2 पोर्ट हैं, एक है कांडला और दूसरा है आपका वो दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह, इसे आप भारत का रासायनिक बंदरगाह कहते हैं, है ना, रासायनिक बंदरगाह कहते हैं। ये बनाया गया है, क्यों ये बनाया गया है, खास तौर पर आपके उनके लिए जो जामनगर रिफाइनरी है ना, जामनगर रिफाइनरी के लिए, ठीक है, दाहेज बंदरगाह का निर्माण किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। कांडला पोर्ट को हम कहते हैं दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और वहीं आप नवा शुआ की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के तौर पर वो चर्चा का विषय रहता है। गुड, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। आगे देखें, लाल नदी और नीली पहाड़ियां, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि किसे कहा जाता है, सिक्किम को, उत्तराखंड को, त्रिपुरा को, असम को। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि किसे कहते हैं, यूके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लाल नदी हम किसे कहते हैं, लाल नदी हम किसे कहते हैं, भारत में लाल नदी कौन सी है, आंसर आ जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी, अरे यार लाल नदी हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और लाल नदी नीली पहाड़ियों की भूमि कौन सी होगी, असम। कहाँ जा रहे उत्तराखंड, इतरा इतरा इतरा, है ना, हाँ, तो यहाँ पर आपके असम, लाल नदी असम में बहती, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ऐसी काली नदी कौन सी है, काली नदी है शारदा, ठीक है, शारदा, इसे आप काली नदी कहते हैं, ठीक है, ऐसा।
तो यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र। देखा कितना खतरनाक तरीके से घुमा दिया, बस वही है। आगे देखें, आपके जुबीन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सिंझनी, बांसुरी, सरोद या फिर आपके शहनाई, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए। आर्ट एंड कल्चर मुझे एक दिन आप लोग को पूरा रिवाइज कराना है। आर्ट एंड कल्चर बस एक बार सुन लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? अभी भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? सिमझनी, ठीक है, सिमझनी, ये आपका सही आंसर है। महामना, महामना हम मदन मोहन मालवीय जी को कहते थे, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगला है आपका कि गोइचाला पास, ठीक है, गोइचाला पास ये आपको कहाँ दिखाई पड़ता है? गोइचाला पास केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर आपके तमिलनाडु। अभी चर्चा में था, जैसे अभी पेपर हुआ था बिहार में, बिहार कार्यालय परिचारिका, उसमें नहीं कार्यालय परिचारिका नहीं, पेपर हुआ था बिहार सिविल कोड का, उसमें सिक्किम के जो दर्रे हैं वो चर्चा का विषय थे, है ना। तो सिक्किम में आपके नाथुला और जेलपला दर्रा, ठीक है। लेकिन गोइचाला पास ये कहाँ पड़ेगा? तो गोइचाला पास ये कहीं और नहीं, ये भी आपके सिक्किम में ही है, ठीक है, सिक्किम में ही है। तो आप इसे यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आपके सारे के सारे दर्रे हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, आपका बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बुलचीर, काराकोरम जम्मू कश्मीर। ऐसे आप बारालाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप माना नीति लिपुलेख को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख दर्रा। अभी काराकोरम, बुर्जिला ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ऐसे आप अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, यांग्याप, दिम्फू दर्रा। सिक्किम में बात करें नाथुला, जेलपला दर्रा, ठीक है। ऐसे आप तुजू दर्रा को भी ध्यान रखिएगा, तुजू दर्रा आपके मणिपुर के क्षेत्र में, ठीक है। थाल घाट, आपके भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में उपस्थित है। ऐसे आपके पाल घाट दर्रा और आपके सेन घाट दर्रा, इनको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पड़ते हैं? केरल में आपके उपस्थित हैं, है ना, केरल में उपस्थित हैं। ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि हाँ ये मणिपुर में है ना, ये मणिपुर में है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो बाकी ऑलमोस्ट यही दर्रे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इस बार खास तौर पर जम्मू कश्मीर के दर्रे और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और ये मणिपुर के दर्रे आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा अगर दर्रे पूछे तो यही हैं, 1 2 3 4 यही 5, यही 5 ऐसे स्टेट है जिनसे सबसे ज्यादा दर्रे पूछेगा। हर बार कोई भी पुराना पेपर उठा करके देख लो, कोई भी इन्हीं 5 राज्यों से घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपको देता है। तो जब 5 ही राज्यों के दर्रे याद कर रहे हैं तो क्यों इतना परेशान होना, याद करो ना। पीडीएफ डाउनलोड करके इनको कहीं पे नोट करके सामने वाली दीवार में चिपका लीजिएगा। सुबह उठ करके बस एक बार देख लेना है और कुछ नहीं, ठीक है, बस एक बार देख लेना है। तो आप जम्मू कश्मीर लिख करके काराकोरम, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है, आपके जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीक्वेंस उटपटांग सा बना के रख लेंगे, उटपटांग बनाएंगे जल्दी याद होगा, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। आगे चलो, अगला है आपका कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश, ऐसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो क्या कहते हैं बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, छोटे राज्य कौन कौन से हैं, बिहार की क्या रैंकिंग है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आता है राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसा। बिहार की क्या रैंक है? तो बिहार हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। पुरानी किताबों में 13 लिखा होगा, लेकिन 2015 के बाद डेटा चेंज हुआ है। ऐसे ही आप जनसंख्या की दृष्टि से भी देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले पे उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है हमारा बिहार। तो बिहार 3rd हो जाता है, ठीक है, ऐसा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाले भले कॉमन लगते हैं, लगता है याद तो है, लेकिन पेपर के टाइम पे भूल जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर है आपका मालदीव, ठीक है, आपका आंसर है मालदीव। आगे चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें ये छोटी छोटी पॉइंट में नोट की गई हैं, है ना, नोट की गई हैं कि आप अगर देखें तो ये सारी चीजें सामने हैं, ठीक है, सारी चीजें सामने हैं, ठीक। चलिए, अगला आपका 1971 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर जी या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू जी, बताइए। हाँ, क्लास अभी खत्म नहीं होगी, 1 घंटा लगातार क्लास चलनी है, रुक जाओ।
इंदिरा गांधी। ओके, बी, ठीक है। तो 1971 के युद्ध के टाइम पे आप इंदिरा गांधी को देख सकते हैं, बिल्कुल। अब भैया 1980 क्या कहते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का टाइम याद तो होगा। तो अगर 84 में जाकर के इनकी डेथ हुई है तो 1971 में यही रहेंगी ना, जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, 75 में आपातकाल की घोषणा। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे आपसे पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना, पहली दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरी चौथी नहीं चौथी पांचवी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी आपके वो थी, है ना, छठवें तक। तो आप इनको यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि चेंचू, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो चेंचू कहाँ पाई जाती है? आपके गोवा, झारखंड, तेलंगाना, नागालैंड, है ना, बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, खुश रहिए अमित जी, खुश रहिए। हाँ जी तो यहाँ पर आपके चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चेंचू निवास करती है तेलंगाना में, है ना। ध्यान रखिएगा कि चेंचू, कोया, कोयनका, है ना, कोया, कोयनका, चेंचू, है ना, चेंचू, ये स्पेशली आपके इधर साइड की हैं। का शब्द से कोई भी ऐसी जनजाति आए, एक बार जरूर अपने दिमाग में साउथ का जो सेक्शन है एक बार ले करके आना, है ना, एक बार ले करके आना, क्योंकि कोया, कोयनका, कोन्यक, है ना, ये थोड़ा सा इधर साइड पे पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में कल मैंने शाम को क्या टाइम था, कल मैंने शाम को 6 बजे, है ना, 6 PM पे बिहार की जनजाति वाला सेशन लिया है। बिहार की जनजातियां मैंने कल शाम को पढ़ाया है 6 बजे। जितनी भी बिहार की जनजातियां हैं, किन किन जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनके बारे में कि उनकी भाषा कैसी है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। तो बिहार की जनजातियां मैंने आपको कल शाम 6 बजे एक छोटे से क्लास में अलग से पढ़ाया है, एक बार देख लीजिएगा। बाकी झारखंड की बात करें तो संथाल यहाँ की प्रमुख है, मुंडा यहाँ की प्रमुख है, ओरांव यहाँ की आप देख सकते हैं, खूंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी। ऐसे नागालैंड में नागा, नवई नागा, कोन्या, कंगामी, मिकिर, आप इनको देख सकते हैं। गोवा में बात करें तो गोवा में कौन सी जनजाति रहती है? फुगड़ी, कुनवी, ऐसे करके, है ना, ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला आपका एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर हैंग, हैम्बिट, अप्सरा या फिर आपके हनूल? आंसर बड़ा आसान है। हाँ, 2 गलत हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, मुंडा फेमस, संथाल भी फेमस है, पता है। अभी राष्ट्रपति महोदया जो है हमारी संथाल जनजाति से हैं, तो उनके बारे में उनसे रिलेट करते हो, संथाल काफी चर्चा का विषय था जब वो राष्ट्रपति बनी थी। झारखंड के क्षेत्र की हैं, ठीक है, ऐसा तो ध्यान रखिएगा। हाँ, सी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? अप्सरा, है ना, अप्सरा, पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा? अप्सरा, बहुत अच्छे। अगला आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? चाइना, भारत, बांग्लादेश, डेनमार्क, है ना, बताओ। 2 गलत हुए हैं, गजब, मतलब इतने देर में अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा होगा? तो ये हमारा भारत है, ठीक है, भारत है। अच्छा, हम लोग मांस के लिए करते हैं कि मांस, भारत हिंदू राष्ट्र है और मांस नहीं खाना चाहिए वो, लेकिन आपको ये सच्चाई पता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो मांस का वो है निर्यातक देश माना जाता है, ठीक है, ऐसा। मतलब इतने सारे बूचड़ खाने हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग से स्थापित किए जाते हैं, तो वहां पे कोई नजर नहीं देखता। और मिल्क प्रोडक्शन में भी भारत फर्स्ट पे चल रहा है, ठीक है, बाकी नहीं बोलेंगे, छोड़ो। अगला क्वेश्चन आपको ये वाला, आपके पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था?
तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक टाइम था जब ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता था। उसके बाद दौर आया 2021 का। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज किया गया और इसका नाम अब हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये किसको दिया गया था, तो किसी और को नहीं, मिला था आपके विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कहते हैं उसको, क्या इतना सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, हाँ हाँ, कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे आप 1991, 92 को लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अभी कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को, जिसमें मनु भाकर जी हैं, है ना, मनु भाकर हैं 2024 के लिए 2025 में। ठीक है, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत। ठीक है, हरमनप्रीत, इन 4 लोगों को मिला है 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, वाराणसी और जयपुर किस साल यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, और अभी हमने करंट अफेयर में परसों नरसों शायद मंडे को ही पढ़ा था कि यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी या फिर मतलब ऐसे कुछ, ऐसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नहीं, यूनेस्को के द्वारा आपके गैस्ट्रो करके कुछ ऐसा लिस्ट था जिसमें लखनऊ को शामिल किया गया है। ठीक है, लखनऊ को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे विरासत शहर, यूनेस्को ने विरासत शहर किसको घोषित किया है, तो विरासत शहर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ऐसे ही यूनेस्को का साहित्यिक शहर कौन सा है, साहित्य शहर भी यूनेस्को ने किसको घोषित किया है, तो केरल का कोझिकोड है। ठीक है, केरल का कोझिकोड है। वाराणसी और जयपुर ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज में शामिल हुए थे 2015 के टाइम पे। ठीक है, 2015 के टाइम पे। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, और ऐसे ही आप ध्यान रखना, इंदौर और इंदौर और उदयपुर। ठीक है, उदयपुर ये वेटलैंड सिटी हैं, आपके वेटलैंड सिटी हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लखनऊ अभी चर्चा में है, यूनेस्को ने इसको गैस्ट्रोनॉमी या गैस्ट्रो के क्षेत्र में कुछ घोषित किया है, अच्छा खान पान को लेकर के, मतलब अच्छा शहर घोषित किया है। अहमदाबाद विरासत, साहित्य शहर केरल का कोझिकोड, इंदौर और उदयपुर आपके वेटलैंड सिटी घोषित हुए हैं। ठीक है, इन पे पकड़ बनाना। आगे देखो, इसमें आपका डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नहीं यार, गैस्ट्रोनॉमी कुछ ऐसे करके है, खान पान को लेकर के लखनऊ को शामिल किया गया, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था। उदयपुर राजस्थान वही है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो डबल हेडेड ईगल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये कहीं और नहीं पड़ता है, कहाँ पे, आपके रशिया का। ठीक है, रशिया का, ध्यान रखना। आपकी ला लीगा का खिताब किस खेल से संबंधित है, तो ला लीगा ये ना फुटबॉल क्लब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फुटबॉल के क्लब खेलते हैं, है ना, फुटबॉल के क्लब खेलते हैं। इस टाइम पे आपके जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, 800 गोल कर चुके हैं। और क्या कहते हैं, अभी इन्होंने एक यूईएफए, है ना, यूईएफए प्रतियोगिता जो है 2025 की इसको जीत ली है। तो यहाँ पे पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला आपको ये वाला, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह जी, जगजीवन राम जी, जॉन मथाई या फिर सी राजगोपालाचारी, जल्दी बताइए। हाँ,
अरे जिसको जो करना है करो, यहाँ पे जो सेटिंग वोटिंग कर रहे हैं, जो पंचायत बतिया रहे हैं, जो अलग चल रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग कंपटीशन कम करते हैं, अच्छा है कि वो भटक रहे हैं, है ना। आप लोगों को खुश होना चाहिए। जब भी क्लास में, कहीं भी, किसी भी क्लास में देखा करो कि लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने में बतिया रहे हैं, जाने दो। कल क्या हुआ कि कल रात में मैं सोने से पहले क्लास वगैरह देख रही थी कि क्या क्या कैसे चल रहा है। तो मैंने अपनी क्लास में देखा 4 लोग वेटिंग में हैं, फिर मैं गई तो 5 लोग हो गए। मैंने देखा 2 लोग आपस में बतिया रहे हैं। मैंने कहा कि सो जाओ, रात हो गई है। तो सामने से रिप्लाई क्या आता है, अरे सोनम हमको डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। बोले हो। फिर मैंने कहा कि कैरी ऑन, लगे रहो, बताती हूँ सुबह। मैं सुबह एकदम दिमाग से निकल गया था, अभी याद आया। कहीं तो छोड़ दो यार, वरना व्हाट्सएप बचा, ना इंस्टा बचा, ना टेलीग्राम बचा, कुछ नहीं बचा, अब यूट्यूब भी नहीं बचा है। हे प्रभु जगन्नाथ दीनानाथ, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपके, बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह, यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ, मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, वो भी नहीं सुनते हैं। मैंने कहा कि शायद थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं ही हूँ या नहीं, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। टीचर मना कर रहे मत बतिया, उसके बाद लगे हैं वो। चलो अगला क्वेश्चन आपका, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये किस वर्ष पारित हुआ था। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था, 1990, 1992, 52, 1974 या फिर 1998। उनको बोलने के बाद मैं खुद ही सो गई। तुम लगे रहो, हम सो जाते हैं, जाओ। हाँ। ठीक है, चलो। तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ था। हाँ, बस मुश्किल से 40 मिनट की क्लास है, फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, आंसर आपका 1998, ये रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, अधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व बिहार में है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा, केरल, सिक्किम या नागालैंड, बताइए। हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अब यहाँ पे जैसे ये 2 क्वेश्चन आपने देखे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, बिहार में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, जनघनत्व कम कहाँ पे है, तो कम है आपके कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दोनों को ध्यान रखना, ज्यादा ज्यादा, कम कम। ठीक है, कम कम ऐसे। तो अरुणाचल प्रदेश अभी चर्चा में था, बिहार सिविल कोड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसमें आपका कि कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था, बताइए। अरे जिसको पंचायत करनी है जाके व्हाट्सएप में पंचायत करो, यहाँ पे नहीं, एकदम नहीं। चलो, यहाँ पे कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना, बताइए। सनी, हम सोचे थे तुम अच्छे लड़के हो यार, मतलब ऐसा करोगे, भावनाएं इतनी कौन वो करता है भाई। हाँ, नहीं, गोवा सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, तो ये आपके पहली पंचवर्षीय योजना है ना, पहली पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, पीसी मानलोविस, और इसको भी हम कुछ कहते हैं, ना से कुछ नाम है इसका। ठीक है, चलो अगला आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो हर 2 साल में। ठीक है, ध्यान रखना, हर 2 साल में सेलिब्रेट होता है प्रवासी भारतीय दिवस, और मनाया जाता है 9 जनवरी को। 2025 में कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हुआ है आपके उड़ीसा में, और इसमें इनवाइट किए गए थे कौन, आपके त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। तो 2025 में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, हर 2 साल में होता है, 9 जनवरी को होता है। और ये याद में किसकी मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के। ठीक है, महात्मा गांधी जी के, क्योंकि 1915 में वो भारत रिटर्न हुए थे 9 जनवरी के दिन। ठीक है, चलो अगला है आपका ये वाला कि कंप्यूटर शब्दावली में मैन का फुल फॉर्म क्या है,
तो मैन का फुल फॉर्म, जितने भी मैन है जल्दी से बताओ आपका फुल फॉर्म क्या है? मैंस बताओ फुल फॉर्म क्या है? है ना, खाली मैन लोग बताएंगे, ठीक है, वुमेन चुप रहेंगी। तो यहाँ पे आपके जो भी है देख लो। हाँ, मेरे घर के बगल में हुआ था, है ना, पड़ोसी हमारा भाग गए थे इसलिए बम फोड़ दिए थे, बताइए। हम्म। ठीक है। हाँ, ओके, तो आंसर क्या आ रहा है बाबू भैया? आंसर आ रहा है ए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एकदम सही आंसर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, जैसे कुछ पूछो भाग जाते हैं लोग, तो यहाँ पर आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान का मतलब यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है ना, आर्द्र का मतलब होगा ठंडी ज्यादा या नमी बनी रहती है ऐसा, ठीक है। तो सबसे शुष्क स्थान कौन सा होगा? मंगोलिया, चिली, ब्राजील, सोमालिया, क्या कहोगे? हाँ, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान, ये कोई और नहीं, आपके चिली का है, ठीक है, चिली का है। चिली, चिली फ्लेक्स ऐसे पिज्जा में डाल के खा लेते हैं ना, चिली याद कर लेना, सूखी रहती है चिली फ्लेक्स, सूखी रहती है, ठीक है। चलो अगला आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर ये कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर, और आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में कौन है ना, वर्तमान 2025 में कौन है, जल्दी बताओ, दोनों का आंसर बताना है। ठीक है, आंसर बताइए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है, तो पहले नंबर पे आते हैं कौन? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख। वर्तमान में बात करें संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, नाम ध्यान रखना। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी संजय मल्होत्रा और संजय मूर्ति में, ठीक है, संजय मूर्ति में। संजय मूर्ति कौन है? तो संजय मूर्ति है वर्तमान कैग, है ना, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, भारत का वो क्या कहते हैं उसको, महालेखा परीक्षक, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांत दास जी के बाद बने हैं। तो इनका नाम और इनका नाम ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पिछली बार हमको याद ही नहीं आ रहा था कि कैग कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका नाम बार बार दिख रहा था, तो यहाँ पे दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ, याद सब कोई क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ठीक? हाँ जी, तो कैग और आरबीआई के गवर्नर, ठीक, गुड, आगे चलिए। अगला आपका कि भूपेन खखर है भूपेन खखर ये कौन थे? तो प्रसिद्ध कोई और नहीं, आपके चित्रकार हुआ करते थे, है ना। आज मैं जब सो रही थी तो मुझे अच्छे से याद है 6:02 हो रहे थे, मेरी नींद खुली उस टाइम पे, और मेरे दिमाग में पता नहीं राजा रवि वर्मा चल रहे थे। मैं बोली राजा रवि वर्मा का क्या करूंगी मैं सोते सोते राजा रवि वर्मा को क्यों याद कर रही हूँ स्टैटिक मेरे सोने में भी चल रहा था, बताइए। तो राजा रवि वर्मा हमारे पता नहीं सपने में आकर के चित्र उत्र बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था मैं देख के सोई थी, तो इसलिए बार बार वही ध्यान आ रहा था। तो ध्यान रखना, चित्रकार थे, ठीक है। चलिए, भारत में नीली क्रांति के जनक किसे कहते हैं? अभी लगातार चर्चा में है, साउथ इंडिया में एक नीली क्रांति के प्रणेता थे जिनका निधन हो गया है। उस टाइम पे ये जो क्वेश्चन था काफी चर्चा का विषय था, तो हीरालाल चौधरी जी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिवाज सिंपल सी, हाँ हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। उत्तर प्रदेश का अच्छा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली पालन से, ठीक है, मछली पालन से, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, अच्छा क्रांति में ध्यान रखना, आपको अब पुरानी क्रांति नहीं पढ़नी, आपको अब नई क्रांति पढ़नी है, जैसे कि ब्लैक रिवॉल्यूशन जिसमें आप पेट्रोलियम की बात करते हैं, आपके ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, आपके ग्रे रिवॉल्यूशन जिसमें आप उर्वरक की बात करते हैं, आपको पूछेगा गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन में आप शहद और सेब की बात करते हैं, ठीक है, और बागवानी फसलों की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा कौन सा, राउंड रिवॉल्यूशन, है ना, आपसे पूछेगा
राउंड रिवॉल्यूशन जिसमें आप आलू की बात करते हैं, ठीक है, आलू की बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे रिवॉल्यूशन अब चर्चा का विषय रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपसे सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर तो सबको पता होगा, आपके रजत क्रांति है, अंडा उत्पादन से संबंधित है, और ये शुरू किया था इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, ऐसे करके आगे देखें। इसमें आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसके 30 क्वेश्चन है मुश्किल से। तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कहीं और नहीं, मना लेते हैं आपके 24 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये कौन है, तो ये है ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही करंट अफेयर याद होता है, बाकी नहीं होता है। आपके वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, तो ये टाइम है आपके 4 जुलाई का, ठीक है, 4 जुलाई का। ऐसे ही आपसे 22 दिसंबर भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो, मच्छरों द्वारा आमतौर पर कौन सा रोग फैलाते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, मच्छर काट देते हैं और फैलाते हैं मलेरिया। वैसे डेंगू भी किसके द्वारा होता है, तो डेंगू की भी वाहक मच्छर ही होती हैं। हमको जब डेंगू हुआ था, क्या बताएं, मतलब मैं 1 हफ्ते बेड रेस्ट में थी, जिसमें 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई थी। भाई डेंगू में ना ऐसा लगता है जैसे शरीर में कुछ अंदर चल रहा है, बहुत गंदा फील होता है और इतना तेज दर्द होता है जैसे किसी ने कुछ पीटा हो, अगर नहीं गेड़ा लेके नहीं मार देते हैं एकदम पटापट पटापट, तो वैसे एकदम डेंगू में बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप मलेरिया टिक करिएगा। टीपू सुल्तान का संबंध किस स्थान से था, तो टीपू सुल्तान जी हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मैसूर, क्या, कोई बात नहीं सनी, पढ़ने में ध्यान दो। हाँ, पीडीएफ आपके डेली अपलोड होती है आपके टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक आपके चैट बॉक्स के नीचे है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पर आपके टीपू सुल्तान, इन्हें आप मैसूर का शेर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, सी, मैसूर का शेर, ठीक। चलो, मुगल बादशाह किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपके जहां आरा, ठीक है, जहां आरा छोड़ देना। आपके जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, ये ठीक क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है। जहांगीर जो अकबर के बेटे थे उनके बारे में बात चल रही है। हम्म हम्म ठीक है। तो जहांगीर अगर आप देखें तो कि कहाँ पे पड़ता है, तो कहीं और नहीं, उपस्थित है आपके लाहौर में, ठीक है। एक बार इसको जरूर वो कर लेना। डिमोस, फोमोस और डिमोस, ये 2 उपग्रह हैं किसके, तो फोमोस और डिमोस ये मंगल के उपग्रह हैं, ठीक है, मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, ये तो सबको पता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है, शनि के पास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद एक फिर से टॉपिक का रिवीजन है, आपके ऑस्कर अवार्ड 2025 किसको किसको मिला है, ये सब कुछ। तो भी हमने सबसे पहले बिहार जीके किया, फिर एक टॉपिक का रिवीजन, स्टैटिक जीके किया, फिर एक टॉपिक का रिवीजन, उसके बाद हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक का रिवीजन होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑस्कर अवार्ड 2025, देखो जब भी कोई फिल्म अवार्ड पढ़नी हो, चाहे आप राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑस्कर अवार्ड पढ़ रहे हो, चाहे आप बाफ्टा पुरस्कार पढ़ रहे हो, कुछ भी, ठीक है, चाहे आप कहाँ से के बारे में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखने चाहिए। 5 क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पे देखना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, ये स्टैटिक फैक्ट है, मैं इसके बारे में तो वो करूंगी नहीं, अभी ये करंट क्वेश्चन है। स्टैटिक फैक्ट भी बहुत सारे शामिल होते हैं, बट अभी ध्यान देना। तो 2025 में ऑस्कर अवार्ड का ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण जो आयोजित किया गया था, ये पहला क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए। तो 2025 में कौन सा, तो ये था आपके 97 नंबर का, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो ध्यान देना है 97 नंबर का। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये फिल्म है आपकी कौन सी, ये फिल्म है आपकी अनोरा, ठीक है, अनोरा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन,
आपके मुख्य अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता, आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर ये कोई और नहीं बने हैं आपके एड्रियन ब्रोडी, ठीक है, एड्रियन ब्रोडी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऐसे आपका तीसरा क्वेश्चन, मुख्य अभिनेत्री, नहीं ये चौथा होगा ना, हाँ जी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस ये कोई और नहीं बनी है आपके मिक्की मैडिसन, ठीक है, मिक्की मैडिसन, ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका ये वाला, बेस्ट डायरेक्टर। ये 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी भी फिल्म अवार्ड में पता होने चाहिए। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी और कौन सा एडिशन था, है ना, ये 5 क्वेश्चन आप किसी भी उसके बारे में पढ़ के जाइए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा, ऑस्कर, जो भी है, 5 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही पूछते हैं सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर है आपके सीन बेकर, और उसी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है जो कि बेस्ट फिल्म बनाया होता है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थी बेस्ट फिल्म, नाम था अनोरा। अनोरा के ही डायरेक्टर को मिला है आपके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सीन बेकर का नाम ध्यान रखना, ठीक है, इन्होंने अनोरा मूवी बनाई है। उसके बाद आपके सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, याद रहे, अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कौन है? तो ये है आपके किरण क्लिंकन, ठीक है। बेस्ट सहायक अभिनेत्री कौन है? आपके बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो कोई और नहीं, ये है आपके जो सल्डाना। ऐसे आपसे अगर पूछा जाए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? द बॉय एंड द नहीं सॉरी, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म ये है आपकी फ्लो, ठीक है, फ्लो, अच्छा क्वेश्चन है। आपके बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो किसी और को नहीं मिला है, आपके आई एम स्टिल हियर, ठीक है, आई एम स्टिल हियर, इसको मिला है। इसके अलावा आई एम स्टिल हियर किस देश से संबंधित मूवी है? तो ये कोई और नहीं, ये देश है आपका ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, इस देश की संबंधित मूवी है। इसके अलावा 2025 में ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ सफल फिल्म अनोरा कितनी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो अनोरा करीब ऐसे आपके 6-7 कैटेगरी थी, 6 कैटेगरी थी जिसमें ये सम्मानित हुई है, ठीक है। इसके अलावा प्रथम ऑस्कर अवार्ड कब प्रदान किए गए थे? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो प्रथम ऑस्कर अवार्ड ये टाइम था आपके 1929 का। अभी 2025 में कौन सा संस्करण था? 97 नंबर का, ठीक है, हाँ जी, 97वां। 13वां क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन थे? तो यहाँ पर पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता ये कोई और नहीं, ये बने हैं आपके सिडनी पोइटियर, ठीक है, पोइटियर, ये ध्यान रखिएगा। ट्रॉफी की लंबाई कितनी होती है? आपने नहीं देखा होगा, एक मूर्ति सी रहती है गोल्डन कलर की, ऐसे करके खड़ी रहती है, ऐसे करके, है ना, तो वो मूर्ति की लंबाई पूछ रहा है कि कितने मीटर ये ऊंची रहती है, तो कोई और नहीं, आपके 13 इंच की होती है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? तो कोई और नहीं मिला है आपके, किसको? नो अदर लैंड को, ठीक है, नो अदर लैंड को। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो कि आपके ऑस्कर 2025 से थे। ऑस्कर 2025 के अभी देखो संख्या कहाँ पहुंच गई, बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन देख करके जाएं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा तो आप उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे कि यार मैंने पढ़ा था, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। अगर नहीं पूछा तो आपको ये नहीं रहेगा यार मैंने पढ़ा नहीं था। तो जो बच्चे भागते हैं उनको भाग जाने दिया करो, पढ़ाई पे आपको पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब करते हैं फिर से एक बार बिहार जीके का रिवीजन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से आपके बिहार जीके की क्लास शुरू हो रही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, फटाफट बताना। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बताइए। अच्छा, दिमाग दर्द हो रहा है। हाँ, सब साफ करके देंगे, ठीक है, सब साफ करके देंगे पीडीएफ, ठीक है। हाँ, अभी बैठ के ब्रश लेकर के जो घिसाई शुरू होगी ना, सब साफ करके देंगे, परेशान नहीं हो आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सी, ओके, आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंसर आपका सी, तो यहाँ पे मीर कासिम, एकदम सही आंसर, बहुत बढ़िया। फटाफट क्वेश्चन ही देखेंगे, है ना, अब क्लास एंड की ओर है। आपके 10:35 हो चुके हैं, आपके 10:50 में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, लेकिन उसके लिए मैं बस एक कहूंगी, टेस्ट जो है वो कंपलसरी है।
टेस्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला टेस्ट प्राइम ले लो, ठीक है, टेस्ट प्राइम ले लो, दूसरा बिहार पुलिस का टेस्ट ले लो, ठीक है, नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको ये 100 रुपये के अंदर अंदर, ये आपको 250 रुपये के अंदर अंदर, ये पूरे 1 साल के लिए मिलेगा, और ये आपको 6 महीने या 1 साल के लिए मिल सकता है, बट इसकी जो वैलिडिटी है 3 से लेकर के 6 महीने की है, ये ध्यान रखना। और अभी बहुत जल्द आपको बिहार दरोगा भी दिखाई पड़ेगा, तो जो बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप देखिएगा आपका बिहार पुलिस अगर छूट भी जाता है, किसी हो भगवान करे छूटे ही ना, आप सिलेक्शन लें, बहुत अच्छे से अपना पूरा नौकरी वोकरी करें, लेकिन अगर छूटता है तो बिहार दरोगा आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, आपकी सारी तैयारी उस टाइम काम आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट देना कंपलसरी है। टेस्ट के लिए आप अपनी अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं, टेस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं, Y683 आपका कूपन कोड है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपके बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन सा था, तो कोई और नहीं, ये था आपका कौन, आपका रॉल्फ फिच, ठीक है, रॉल्फ फिच, नाम ध्यान रखिएगा। अगला आपका कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था पटना में गोल घर क्यों बना था, एकदम क्या लेना देना, क्यों बना रहा होगा। ठीक है, चलो, हाँ, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोल घर का जो निर्माण है वो किया गया था, ठीक है, हाँ जी, अनाज भंडारण के लिए ऐसा बनाए है गोल घर। मैं अगर भविष्य में कभी भी पटना आई तो 2-3 जगह जरूर घूमूंगी। पहला नंबर आपका बोध गया घूमना है मुझे, ठीक है, कहीं पर नोट करके रख लेना, हम आएंगे तो बता देना हमको, ठीक है। दूसरा नंबर हमको गोल घर घूमना है। तीसरा नंबर हमको जाना है राजगीर में जो रोपवे नहीं बना है वहां पे, वो जो ग्लास ब्रिज है, कई बार हम सोचते हैं कितना अजीब लगता होगा, नीचे सब दिख रहा है, हम ऊंचाई पे हैं, वो पेड़ पौधे जो हमसे कई फीट ऊंचे हैं इतुस दिख रहे हैं, कितना भयंकर नजारा होगा। तो खौफ खा करके हम चाहते हैं कि एक बार राजगीर घूम करके आए। फिर 3 जगह जो हमको घूमनी है, तो अब देखो जब पहुंच जाए, है ना, जब पहुंच जाए, भगवान करे जल्दी पहुंचे, ठीक है, सिलेक्शन लो तब आए ना पटना, तो ध्यान रखिएगा। चलो, अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपका पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। बंद है, ऊपर से भी तो सीढ़ी है, वहां से चढ़ के देख ले है ना। हाँ, ठीक है, तो पटना में स्थित जो गोल घर है इसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो कोई और नहीं थे, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, यही थे ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, ठीक है, हमको घुमा देना यहाँ पे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलो, अगला आपका कि बिहार में बिहार में डेन व्यापारियों ने कहां पर अपनी जो पहली कोठी वो स्थापित की थी। जल्दी बताइए। हाँ बिहार में जो डेन व्यापारी थे उन्होंने पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो पहली कोठी थी आपके पटना सिटी में, नेपाली कोठी उसका नाम पड़ा था, ठीक है। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसी ने करवाई थी, तो बिहार में माल गोदाम की जो स्थापना है फ्रांसीसियों ने कब करवाई थी, अब फटाफट आंसर देना क्योंकि हमें करंट अफेयर भी रिवाइज करना, समय कम है हमारे पास। तो फ्रांसीसियों ने कोई और नहीं, आपके टाइम था आपके 1734 का, जिस टाइम पे पटना में गोदाम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री कौन सी हुआ करती थी, तो अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी, तो ये चाहते थे कि बिहार से हम अनाज, सोरा, अफीम सब लेकर के जाएं, ठीक है, सब लेकर के जाएं। इस टाइम पे बिहार अंग्रेजों से कौन सा व्यापार करता है, तो बिहार इस टाइम पे अंग्रेजों को देता है आपके लीची, है ना, लीची व्यापार देता है आपके चाय का, ठीक है, चाय का, ये मुख्य है। इसके अलावा जूट उत्पादन बिहार में होता है जिसको वो बाहर भेजते हैं, ठीक है, ऐसा। आगे देखें, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 के बीच भीषण अकाल की चर्चा की है, तो भीषण अकाल की चर्चा कोई और ने ये किया है आपके जॉन मार्शल ने, जबकि रोल्फ फिच ये आए थे पहले अंग्रेज यात्री के तौर पर, ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, ठीक है, हाँ जी,
तो यहाँ पर पीटर मुंडी किस मुगल शासन के टाइम पे बिहार आया था? तो कोई और नहीं, ये थे आपके शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, पीटर मुंडी। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अकबर के लिए भी पूछता है, जहांगीर के लिए भी पूछता है। आपके अंग्रेज खां, इंग्लिश खां जिसकी उपाधि थी, वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, लेकिन आया था अकबर के लिए। ठीक है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है। आगे देखें, आपके बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो पता है हमें कि पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी उर्दू, तीसरी मैथिली, लेकिन उर्दू को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो ये टाइम था आपके कौन सा? 1980 का। ठीक है, 1980 का। इसके अलावा चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? नहीं, एक अजय देवगन की मूवी आई थी गंगा जल, जिसमें दिखाया जाता है कि लोगों की आंख फोड़ करके उसमें तेजाब डाल देते हैं, तेजाब को वो लोग नाम दिए थे गंगा जल का। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ये घटना किस जिले की है? पटना, मधेपुरा, भागलपुर, सारण। यार उस मूवी में इतने खौफनाक चीजें दिखाई गई हैं, क्या वो वास्तव में रियल थी? ये वो बताओ तो, क्या वो वास्तव में रियल थी? हम्म मना थोड़ी ना करोगे, हम पता है हमें। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये घटना कहाँ पे घटी थी? तो यह था आपका भागलपुर का क्षेत्र। ठीक है, भागलपुर का क्षेत्र। मैं नहीं। चलो, अगला आपका महात्मा गांधी सेतु जो पुल है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? आपके क्या कहते हैं, गंगा नदी पे स्थित है आपके महात्मा गांधी सेतु पुल, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो टाइम था आपके 1882 का। ठीक है, 1882 का। आपके बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कहाँ पर? तो सांप्रदायिक दंगे संबंधित है आपके भागलपुर से। ठीक है, आपके वो क्या कहते हैं, गंगा जल वाला भी भागलपुर और ये वाला भी भागलपुर। ठीक है, आगे देखें, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति आपके छात्रों ने, किसानों ने, वकीलों ने, उपयुक्त सभी ने। तो ये जो संपूर्ण क्रांति थी वो स्पेशली थी छात्रों की। ठीक है, छात्रों की। इसके अलावा बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आजादी कहा जाता है? तो बिहार का वो कौन सा आंदोलन था जिसे दूसरी जंग ए आजादी कहा जाता है? तो दूसरी जंग ए आजादी थी आपकी संपूर्ण क्रांति, छात्रों के द्वारा जो शुरू हुई थी। आपके संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति, अच्छा, शुरू हुई थी कहाँ से? तो आपके पटना से। तो पटना से छात्रों ने, और दूसरी जंग आजादी कहा जाता है। आपके 1974 में छात्र आंदोलन, ये घटना कब की है? 1974 की। संपूर्ण क्रांति किसने इसका क्या कहते हैं, छात्र आंदोलन का नाम दिया था? तो नाम देने वाले कोई और नहीं, ये थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में संपूर्ण क्रांति छात्रों के द्वारा शुरू हुई थी आपके, क्या कहते हैं उसको, पटना से। ठीक है, पटना से। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका ये वाला, इसमें आपका कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके महामाया प्रसाद जी। ठीक है, हाँ जी, इन्हें बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी कहते हैं। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी। ठीक है, हाँ जी। आगे देखें, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कराया था, है ना, करा रखा है मैंने, इस क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका है। मिथिला में जन्म किसका हुआ था? तो कहीं और नहीं, ये पढ़ते हैं आपके मल्लिनाथ जी। ठीक है, मल्लिनाथ जी। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी में हुआ था? तो चंपापुरी कहीं और नहीं, आपके वासु पूज्य जी, इनका जन्म चंपापुरी में हुआ था। आपके महावीर स्वामी जी का जन्म, ये 24वें तीर्थंकर थे, कहाँ था? तो कहीं और नहीं, ये आपके कुंडग्राम में जन्मे थे। ठीक, आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का अधिक समय कहाँ बीता था? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अधिक समय इनका बीता था आपके मगध के क्षेत्र में। ठीक है, हाँ जी, तो मगध के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना। आपके बिहार की राजधानी बिहार शरीफ किसने पटना स्थानांतरित की थी? तो आपके बिहार शरीफ से किसने पटना स्थानांतरित की थी? शेर शाह ने। इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे आपसे हाँ इस यही क्वेश्चन बताने वाली थी कि बख्तियार खिलजी का जो समाधि है वो कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। और बालवंशी शासक ये आप थे रामपाल, जिनके साथ लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। ठीक है, हाँ जी। तिरहुत एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो तिरहुत में टकसाल शहर की नींव ये कोई और नहीं डाले थे, कौन? आपके गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक है। कहाँ गया? इल है, पीपीटी भाग गई हमारी, रुक जाओ जी, बुला लाते हैं उसको। पीपीटी भाग गई, बताओ, है ना? अरे आओ भैया। हाँ, यहीं पे थे ना। तो फटाफट इनको भी देख लो।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहीं और नहीं हुआ करती थी, आपके बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ। उसके बाद फिर ये राजधानी ट्रांसफर हुई और आ गई कहाँ? पाटलिपुत्र, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से आंसर क्या है आपका? बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ तुगलक काल के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के, ये शहर कौन सा था? तो ये कोई और नहीं, शहर था आपका तिरहुत, ठीक है, तिरहुत, इसका नाम तुगलक शहर रखा था। इसके अलावा बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने का श्रेय जाता है किसे? तो ये थे आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश। तो यहाँ पे जब आप गुलाम वंश की बात करते हैं तो ये दूसरे शासक थे, ठीक है, ऐसा। आगे देखें, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार में अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने पराजित किया था किसे? तो यहाँ पे आपका हसामुद्दीन ऐवाज, ठीक है, हसामुद्दीन ऐवाज, इनको पराजित किया था और बिहार को अपने अधीन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए कौन सी शब्द का उपयोग होता है? तो ये शब्द है कौन सी? आपके पतना, ठीक है, पतना। तो यहाँ पे आप पतना को पतना नहीं, पटना, ऐसे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आपके महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो अनुसूचित जातियां होती हैं, यहाँ पे जातियां होंगी, है ना, जातियां होंगी, तो इनके लिए कौन सा उपयोग होता है? तो कोई और नहीं, ये है आपका महार, ठीक है, महार, इसका उपयोग होता है। बिहार में कितने प्रकार के जनजातियां निवास करती हैं? तो बिहार में वैसे बहुत सारी जनजातियां हैं, मतलब बहुत सारी जनजातियां। अगर आप टोटल बात करें तो बिहार की पॉपुलेशन का 1.3% जो हिस्सा वो तो खाली अकेले जनजातियों का है ना, जनजातियों का है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, 13,63,000 समथिंग कुछ है जो जनजातियां बिहार में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो करीब 33 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनजाति, ठीक है, आपके जनजाति निवास करती है पश्चिम चंपारण में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर जाति की बात आए तो जाति निवास करती है गया में, ठीक है, गया में जाति संख्या और जाति प्रतिशत दोनों ज्यादा है, ठीक है, क्या कहते हैं, जातियों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जब 2011 की जनगणना पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें मेंशन होती हैं वहां पे, ठीक है, हाँ जी, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 18-20 क्वेश्चन करते फिर खत्म। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति निवास करती हैं? तो जनजाति निवास करते हैं आपके पश्चिम चंपारण में, अभी मैंने बताया। बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? तो बिहार में सबसे ज्यादा संख्या है आपके संथाल की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में सबसे ज्यादा किस जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। आंसर आपका बी सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बिहार की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी मैंने बताया 1.3% निवास करता है जनजाति संख्या का टोटल, ठीक है, ऐसा। तो ये आपके बिहार बजट के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, टॉप 30 क्वेश्चन है बिहार बजट के। आप एक बार पीडीएफ में देखने की कोशिश करना, तो नहीं तो मैं कल रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। कल हम बिहार बजट के क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक के क्वेश्चन, इन सारी चीजों का रिवीजन करेंगे आपकी क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं पे आपके सेशन को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट अभी तुरंत सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहला काम। अभी मैं देखूंगी, अभी तुरंत, है ना, तुरंत अभी। इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट प्राइम लेना चाहते हैं या टेस्ट लगाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे जाकर के सर्च करिए अड्डा 24/7, पहली लिंक आपके सामने आएगी। ऑल कोर्सेज में जाके स्टेट एग्जाम को सेलेक्ट करके आप बिहार पुलिस एसआई कांस्टेबल के सेक्शन जाइएगा। बात मानिए, मैं गद्दारी नहीं करूंगी और कभी झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, मैंने कसम खा रखी है। जब मैंने बिहार अड्डा में पहली क्लास ली थी, मैंने उसी दिन कसम खाई थी, झूठ नहीं बोलना है बच्चों से, मतलब नहीं बोलना है। ध्यान रखिए, मैं 2 ही टेस्ट आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप बिहार अड्डा के साथ जुड़े हैं तो। पहला टेस्ट है ये वाला, जो कि आपकी इस पूरे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए टारगेट है, और दूसरा आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए टारगेट है बिहार पुलिस के साथ साथ।
आपके ऊपर, आप कौन सा लेना चाहते हैं। आप चाहें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का इंडिविजुअल जो टेस्ट है, इसमें सिर्फ आपको बिहार पुलिस के ही टेस्ट दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप इस बैच के साथ, इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको ये 99 रुपीज़ का दिख रहा है। जैसे आप इसे बाय नाउ में क्लिक करेंगे और जा करके परचेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक विंटर कूपन कोड का ऑप्शन देगा और यहाँ पर आप जा करके Y683 कूपन कोड इंटर करेंगे, पड़ेगा आपको मात्र 94 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पर आप आसानी से 3 महीने के लिए इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाएंगे। जब तक पेपर होगा तब तक आप आराम से टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। पहली चीज, टेस्ट देना कंपलसरी है। दूसरी चीज, आपको किसी भी हालत में, आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर में लेटे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, टेस्ट देना कंपलसरी है। दिन में कम से कम आपको 2 टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है। और ऐसे देना है जैसे पेपर में बैठे हो, ठीक, ऐसा। दूसरा टेस्ट आप अगर देखें तो यहाँ पे आप सिंपल प्रोसेस SI कांस्टेबल, आपका टेस्ट प्राइम, आने वाले आप भविष्य में बिहार SSC का भी आप एग्जाम दें, भगवान करे जल्दी हो। बिहार अभी दरोगा आ रहा है, SSC नेशनल लेवल पे भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, अब बैंक का फॉर्म भी आप भरते हैं बीच बीच में, तो उन सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इकलौता टेस्ट है। इसमें बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड हैं और सेक्शन अलग अलग बना हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको भी लेने के लिए बाय नाउ में जाना है। इंटर कूपन कोड के ऑप्शन में आप वही सिंपल सा कूपन कोड Y683 जैसे इंटर करेंगे, पड़ेगा आपको 379 रुपीज़ का पूरे 1 साल के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपलसरी है टेस्ट लगाना और डेली सुबह 9 बजे वाली क्लास में आना। आपको दिन में 2 काम जरूर करने हैं, एक तो टेस्ट और दूसरी क्लास। आपको मतलब जब तक पेपर 3/8/2025 तक ये क्लास चलेगी, जिन जिन बच्चों का पेपर होता जाएगा वो हटते जाएंगे, जिनका रहेगा वो करते जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे आप Y683 ये कूपन कोड यूज करके टेस्ट जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी और आप अपने प्यारे प्यारे से अच्छे कमेंट क्लास के एंड के बाद जरूर करेंगे, है ना। तो उससे मैं क्लास के लास्ट में ना, रात में भी, दोपहर में भी, कई बार जब टाइम मिलता है तो मैं ओपन करके देख रही होती कि बच्चे के कहाँ पे डाउट आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे मुझे सुधारने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने जो थॉट्स हैं, आप अपने जो चीज़ें हैं उनको लिख सकते हैं अपने कमेंट में, मैं ज़रूर देखूंगी, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास, और मिलते हैं आपको अब 4 बजे, ठीक है, 4 बजे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। साइंस आज से शुरू हो जाएगी, है ना, आज से शुरू होगी, धन्यवाद।